औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद पठान है। आज हम हार्ट और अटैक और उसके बारे में एक थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपको मेरा नॉलेज बेसिकली हार्ट के बारे में है, बट इन जनरल भी हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ये होता है तो उसके लिए हमें क्या मेनली करना चाहिए। सबसे पहले हार्ट ये हमारा इंजन है। हमारे गाड़ी अगर खड़ी है, इंजन के बनिस्बत चालू हो सकती है और इंजन के भरोसे ही वो चल सकती है। अगर हमारे गाड़ी का इंजन फेल है तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हर इंसान का डेथ या मौत उसके हार्ट के बंद होने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। कुछ कुछ पेशेंट में आपने देखा होगा कि कोमा आने के बाद पेशेंट का हार्ट चालू रहता, लेकिन तब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब जब हार्ट की ईसीजी की फ्लैट लाइन आती है तभी आपको बोलते हैं कि ये पेशेंट नहीं रहे या ख़त्म हो गए। तो हार्ट हमारा इंजन है, क्योंकि वो पूरे बॉडी के निज़ाम को चला रहा है, वो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, वो लंग, लीवर, किडनीज़, पैर, हाथ पैर सबको सप्लाई कर रहा है। तो हमको हार्ट की सेहत की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें हमारे हार्ट से दोस्ती करनी होगी। मैं हमेशा दोस्ती दिल से करके एक प्रोग्राम रन करता हूं, जिसमें मैं सिखाते रहता हूं लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने दिल से दोस्ती करें। देखो, हम हमारे माँ बाप को नहीं चुन पाए, हमने उन्हें नहीं चुना, तो कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। हम हमारे दोस्त चेंज कर सकते हैं, रिश्तेदार बने बने हैं, लेकिन हमारे माँ बाप, सगे भाई बहन हम नहीं चेंज कर सकते। तो इसी तरह हमारा जेनेटिक्स जो है वो कॉमन है कि हम माँ बाप के 50-50% है। वो हर शक्ल सूरत में, हमारे हर सेल में उनका वजूद है। क्रोमोसोम से हमारा सेल, एंजाइम, हार्मोन्स ये सब बनते हैं। तो हमारे माँ बाप का वजूद है। अगर हमारे माँ बाप को हार्ट की कोई बीमारी थी, है या होने वाली रहेगी, तो हमको भी थी, है या हो सकती है। ये चांसेस लगभग नॉर्मल पॉपुलेशन से 50% गुना ज़्यादा है, मतलब ट्वाइस है ये। तो हम लोग हमेशा जब हिस्ट्री पूछते हैं कि आपके माँ बाप को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम मतलब कि अटैक आने की सीधी सीधी बात, क्योंकि अटैक सबको समझता है, बाकी माइनर अटैक भी रहते हैं जो नहीं समझ पाते, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चेंज नहीं कर सकते वो ये है आपका जेनेटिक मेकअप, आपके माँ बाप का जो आपको जीन्स मिला है वो। दूसरा कि जो आपका रेस है, सपोज आप हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ये चेंज नहीं कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदुस्तानी जीन्स मिक्स है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोगों ने राज किया है, तो जेनेटिक मेकअप बहुत मिक्स हुआ है। उस हिसाब से यूरोप और अमेरिका का जेनेटिक मेकअप थोड़ा प्योर है, तो उनके जीन्स थोड़े इवॉल्व है, थोड़े बेहतर है, ऐसा हम कह सकते हैं। साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन के जीन्स उतने बेटर नहीं हैं, तो यहाँ पर डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत है। मैं ये बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आपको डायबिटीज़ नहीं होने के लिए सब कुछ करना है, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम देखेंगे डायबिटीज़, हमारा इंडिया कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ का, तो आपका जीन्स बना बनाया है डायबिटीज़ होने के लिए, इस पर भी आएंगे। तो आप चेंज नहीं कर सकते अपने माँ बाप, मतलब जेनेटिक्स, आप अपने रेस को चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पैदा हुए आप वो चेंज नहीं कर सकते, बट आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं जिससे आपको हार्ट अटैक का प्रिवेंशन हो। 1935 में एक फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी करके यूएस, अमेरिका में बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। उन्होंने पाया कि अटैक होते क्यों है और किस में हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जिसको भी डायबिटीज़ है, जिसको भी ब्लड प्रेशर है, जो भी तंबाकू खा रहा है, जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठी बिठाई ज़िंदगी पे है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, लॉट ऑफ स्ट्रेस है, कुछ कंपनीज़ के लोग जिनके ऊपर टारगेट दिया जाता है, जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीते हैं, उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्राइटेरिया, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, ये सारे लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक देखा गया रादर देन उनको जिनको नहीं था। तो ऑब्वियसली मैंने जो पहले बात किया कि जो मॉडिफाइबल, ये सारे मॉडिफाइबल है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि जीन्स, रेस, आपका जेंडर, आपकी एथनिसिटी, आपका लोकेशन, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 80 to 90% फिर भी हाथ में है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे हम सोचते हैं, सबसे कॉमन इसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। अब ब्लड प्रेशर नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं हार्ट अटैक पे आऊँगा, पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे नहीं होने देने के लिए। आपने पानी के अंदर जीव देखा होगा जो
खुद से ही पानी उसके स्किन से पानी ट्रांसफ़र होता है और वो सॉल्ट बैलेंस बना सकता है। हम लोग सॉल्ट बैलेंस और पानी का मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे तो आपको पानी भरपूर लगेगा, आप ठंड काले में यहाँ रहोगे तो पानी की मात्रा कम लगेगी क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है। तो पानी का बैलेंस बनाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है बॉडी में, आपको वो रेगुलेट करते रहता है। तो इसका सबसे मेन कनेक्शन नमक से है। अब इंसान ने अपने बच्चे को बचपन से नमक खिलाया, मेरा भी 6 महीने का बच्चा है तो हमारे अम्मी उसको थोड़ा बहुत चटा रहे तो उसको नमक आ जाएगा उसके डाइट में। तो अगर किसी इंसान ने नमक नहीं खाया तो चांसेस बहुत कम है कि उसको बीपी होगा। तो नमक और बीपी का रिलेशन देखा गया है, इसलिए डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं जब भी कि नमक जितना हो सके कम रखें, क्योंकि नमक पानी को ऑब्जर्व करता है, बीपी बढ़ाता है। तो एक कोशिश ये रख सकते हैं कि नमक हम हमारे खाने में कम कर सके। मैं प्रैक्टिकल चीज़ बोलता हूँ कि दाल चावल सब्जी रोटी सब में नमक डलता है, इनमें से 2 चीज़ में डालो, 2 में ख़त्म कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो या फिर जितना कम हो सके उतना कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमारा जेनेटिक मेकअप है कि हमारा बीपी होने के चांसेस रहते हैं। तो नमक एक सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि आपको बीपी नहीं होने देने के लिए जो नेचुरल हैबिटेट था, पहले इंसान कहाँ बसते थे, पानी के शक्ल में, जहाँ पर झरना है, जहाँ पर नदियाँ है। फिर बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम इधर शिफ्ट हुए और शहर में बहुत सारा बीपी के मरीज़ देखे जाएंगे, आपको गांव खेड़ों में मरीज़ उतने नहीं रहेंगे बीपी के, वो 70-80 के भी हो जाएंगे, फिर भी बीपी नॉर्मल आएगा। उसका ये है कि वो लोग नेचुरल हैबिटेट से बहुत जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों के साथ रहना, पानियों के बाजू में रहना, ये बहुत नेचुरल हैबिट है। तो हम इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं कि आपको चाहिए कि आप नंगे पैर एटलीस्ट 10-15 मिनट कोई घास पे चल सके तो चले, बट ये भी पॉसिबल नहीं होता, अभी हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रास रहती है, लेकिन कोशिश करें नंगे पैर अगर घास पे चले, स्पेशली जिसको बीपी है उन्होंने करना चाहिए 10-15 मिनट तो भी। दूसरा, एक पानी का झरना जो रहता है, हमारे कोने में ऐसा कोई झरना लगा सकते हैं जिसकी आवाज़ आए और हम देख सकें, इतना तो आर्टिफिशियल हम कर सकते हैं। तो ये भी देखा गया है स्टडीज़ में कि इससे भी बीपी कंट्रोल होता है। फिर तीसरा कि आपको ब्लड प्रेशर आ गया है तो आपने दवाई, हाँ, वज़न कम करना है। आपने अगर वज़न कम करोगे तो आपका बीपी कंट्रोल आएगा, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल आएगा। और एक पैनिक सिचुएशन जो बनती है बॉडी में, जो इंसान थोड़ा सा बेचैन होता है, हर एक की बेचैनी अलग अलग है। सबका अगर कार का एक्सीडेंट हो तो सबकी अगर बेचैनी देखा जाए तो सबका अलग अलग है। कोई बाहर निकल के मारना चालू करेगा, कोई शांत रहेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई, सबका एक एक मेंटल स्टेटस अलग है। तो हमें चाहिए कि हम हमारा मेंटल स्टेटस को कैसे काबू कर सके। हमारे ब्रेन के ऊपर हमारा काबू रहना बहुत ज़रूरी है। हम काबू नहीं कर सकते, हम फदर के लिए भी नहीं उठ सकते, तो हमारा ब्रेन के ऊपर कंट्रोल बहुत पुअर है। जब गुस्सा आएगा तो हम हमारा कंट्रोल खो देते हैं, तो ब्रेन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं बीपी के मरीज़ को एक सिंपल एक्सरसाइज बोलता हूँ कि आप जब भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज हो जाने के बाद 2 मिनट आँख बंद करें और अपने सांस पे ध्यान लगाएं, अपने रेस्पिरेशन पे, बिकॉज रेस्पिरेशन सेंटर हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। आप एक लंबी सांस लिए जाए और लंबी सांस छोड़ दे, बहुत खींचना नहीं है, बहुत कुछ तनाव नहीं देना है, बहुत टेंशन में नहीं करना है, वो एक रिलैक्समेंट में नमाज होने के बाद मुसल्ले पे बैठे रहे। लेडीज़ को भी बोलता हूँ अपने घर में और मस्जिद में भी कि आप आंख बंद करें, अपने सांस पे ध्यान लगाएं। जहाँ पर भी ध्यान जाएगा तो बोलना अब्दुल अपने सांस पे ध्यान लगाओ। अपने माइंड को, अपने नाम को ऑर्डर देना है, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम इरशाद है, मैं वो ऐसा मेडिटेशन है जो सब कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें कोई दिया नहीं दिखता, कोई नमाज नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई ओम नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी आंख बंद करना है, अपने सांस पे ध्यान लगाना है। ध्यान भटकेगा 100%, उसको बोलना है इरशाद अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, अपनी सांस को फिर से लो। ये एक सिंपल बीपी के लिए मैंने बोला। डायबिटीज़ मैं इसलिए ये दोनों पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में। मैं हार्ट अटैक पे आऊँगा। डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। हम लोग चेक नहीं करते, इस वजह से हमको नहीं पता चलता। बस कोई भी मरीज़ आ जाता है, फिर हम चेक करें, सर ये तो अभी हुआ है, मैंने पिछले बार शादी थी, घर में मेहमान आए थे और हमने मीठा खा लिया। ये बहुत कॉमन डायलॉग है, बट डायबिटीज़ हमारे सोसाइटी में कॉमन है। आपने चेक करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ चेक करने के सिंपल, कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी पैथोलॉजी लैब में या फिर किसी के घर में मशीन होगी या फिर कोई भी लैब में एक शुगर टेस्ट कर सकते हैं। फास्टिंग, पोस्ट मील, आपके कोई भी करीबी डॉक्टर आपको बता देगा क्या रेंज चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट चेक करना पहली शर्त है, तभी आपको समझेगा। क्योंकि थायराइड और डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जो आप चेक नहीं करोगे तब तक नहीं समझेगा। अनलेस जख्म हुआ, सूखा नहीं, पेशाब बार बार हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तभी आपको समझेगा। तो डायबिटीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जैसे मैंने बताया कि हमारे ऊपर बहुत राज हुए, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, तो आने वाले
पिछले 50 सालों में अभी हमको खाना बहुत अबंडेंस मिलता है। मैंने अपने नानी से कहानियाँ सुनी है कि उनको चावल भी नहीं मिलते थे। तो उस समय ऐसी बात थी कि 50-100 साल पहले हमको खाना उतना नहीं मिलता था जितना ज़रूरी रहता था। तो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, तो हमारे पेट के पैनक्रियाज भी छोटे हैं। तो ये थ्योरी है कि अब हमको इतना अच्छा खाना मिल रहा है और ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है कि हम भरपूर खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। इनफैक्ट आप दावतों में देखे होंगे कि हमको जब 2 प्लेट बिरयानी की ज़रूरत है, हम तीसरा प्लेट लेते हैं, अच्छी लगी इसलिए। हम लोग गुलाब जामुन 1 मिला है तो 2 की ख्वाहिश करते हैं, हम समोसा, मतलब एक एक्स्ट्रा का डिमांड होता है हमारे पेट का और नीयत का और ज़बान का। ये गलत है। रीज़न हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी हैबिटेट, अगर हम हिस्ट्री देखा जाए तो हमारा पैनक्रियाज उतना सक्षम नहीं है जितना इंसुलिन सिक्रीट कर सके जो हमारे अभी हमको खाना मिल रहा है। तो इंसुलिन फेलियर हो जाता है, पैनक्रियाटिक फेलियर होता है, आपको डायबिटीज़ होता। इस वजह से ये डायबिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमने हमारे नफ्स पे, ज़बान पे, दिमाग पे काबू लेना चाहिए कि ये मेरे लिए लिमिट है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाना है, क्योंकि मेरे को हमेशा खाना है। आप एक साथ में खाकर ख़त्म नहीं कर सकते। और बिरयानी का हर एक दाने पे तेल की परत है, तो आप 3 प्लेट राइस इज इक्वल टू 1 प्लेट ऑफ बिरयानी, इतना कैलोरी हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे इसमें बहुत कॉमन है। मैं अब आता हूँ हार्ट अटैक पे। हार्ट अटैक मतलब कि हमारे इंजन जो पंप कर रहा है, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर 3 नसें होती है जो उसको सप्लाई करते रहती है। उसमें से कोई एक नस बंद हो जाना इज हार्ट अटैक। अब ये मेजर माइनर ये एक डॉक्टर समझ सकता है ईसीजी देख के, इको करके या एंजियो करके, बट आपके लिए तो वो अटैक है। एनी अटैक इज सीरियस फॉर अ पेशेंट, बिकॉज वो नस चाहे वो 90 हो, 95 हो, 99 हो या 100 हो, वो आपको तकलीफ देगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो तकलीफ क्या देगी कि वो अगर बंद हो जाए तो हार्ट का जो ताकत है पंप करने का, आपका इंजन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आपकी कार का इंजन का जो हॉर्स पावर है 1000 हॉर्स पावर की 500 आ जाएगी, तो आपकी स्पीड नहीं मेंटेन होगी, तो आपका बॉडी फेलियर होगा, आपका हार्ट फेलियर होगा। हार्ट कनेक्टेड है, मैंने जैसे बताया, लंग्स से, किडनी से, लीवर से, तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन बोलते हैं हम जिसको। तो एक सिंपल हार्ट का पेशेंट बैड हो सकता है, बैड इन द फॉर्म कि वो आईसीयू में जाके उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर डिस्फंक्शन में जा सकता है। तो हमें हार्ट अटैक कैसे आया ये समझने के लिए 3 से 4 चीज़ें। सीने में दर्द होना यहाँ पर, जो कि पहले हमको हो रहा था लेकिन इसकी सीवेरिटी बहुत बढ़ गई है। सांस फूल रही है, सांस लेते नहीं जम रही है, जो हम फ्रीली सांस ले रहे हैं वो लंबा लेना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है। सीने में दर्द है, वो सीने का दर्द ऐसा है कि कोई किसी ने पट्टा बांधा है और खींच के पट्टे को हमारे सीने को कस रहा है, या कोई 2 आदमी या ऐसा छाती पे कोई प्रेशर हमारे ऊपर डाला है, साथ में पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। ऐसा दर्द हमको पहले नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा है। और हमें चलने पे ये बढ़ रहा है, बैठ जाओ तो थोड़ी राहत है। आपने अपने करीबी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले पल्स ठीक है, बीपी ठीक है। दूसरा ईसीजी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं कार्डियोलॉजिस्ट होकर ये नहीं बता सकता कि ये अटैक ही है या नहीं है, देख के। मेनली हम लोग बातचीत पे ही समझते हैं। जैसे आपने मेरी बात, मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझको दिख रहे हो, मैं ये नहीं बता सकता ये इंसान के ख्यालात कैसे है, क्या है। वैसे ही हम पेशेंट को देख के ये नहीं बता सकते कि इसको सच में अटैक है। बट ईसीजी में अगर प्रूव हो गया तो दैट इज़ फॉर श्योर, यू नीड टू रश। तो ईसीजी इज़ इम्पॉर्टेंट। कहीं पर भी लोकल में अगर ईसीजी मिल जाता है तो ईसीजी, अगर डॉक्टर ने किसी ने बोला कि ईसीजी करा लो, आप सदके के हिसाब से बोलो हाँ डॉक्टर साहब करा दो, करके पछताओ। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसका इलाज है, अगर नहीं है तो बहुत बेहतर है, फिर आप एसिडिटी की गोली लो, आगे बढ़ जाओ। ईसीजी में अगर कंफर्म हो रहा है कि अटैक है तो आपको रश करना चाहिए। रश इस हिसाब से कि आपको करीबी कोई भी डॉक्टर जो मिल जाए जो आपको एक ठीक ठाक आईसीयू में मैनेज कर सके, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कुछ दवाइयाँ। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट को कि आग लगने के लिए चिंगारी काफ़ी है, लेकिन एक बार वो बढ़ जाए तो 2 फायर ब्रिगेड भी काम में नहीं आएगी। तो हमको चिंगारी को समझना है, उसको बुझाना है, एक बाल्टी पानी में काम जम जाएगा। तो जब भी ऐसा तकलीफ है, ईसीजी को इग्नोर नहीं करना, ईसीजी डायग्नोस करना। फिर भी करीबी जो भी आपके पहचान के डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, उनको, क्योंकि 3-4 गोली देते हैं वो खून पतला करने की, एक इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन नाम से, और कुछ क्लोपिडोग्रेल और ड्रोसेंट डॉक्टर के पास होती है। अगर आपको घर में रखना है, सपोज किसी के घर में हार्ट अटैक की परेशानी थी, तो एक डिस्प्रिन नाम की टैबलेट आती है जो पहले हेडेक के लिए बहुत कॉमन थी, उसको बस ग्लास में डाल के घोल लिए या जेब में चबा लिए, वैसा। और एक सॉर्बिट्रेट हार्ट शेप की गोली आती है, सब लोगों को पता होगा। 2 मेन गोली, डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट, इसको जीभ के नीचे रख लिया और ट्रांसफ़र करा लिया। क्योंकि आप घर पे अपने अटैक को मैनेज नहीं कर सकते।
मैं अपने अम्मी को भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा अगर घर पे है तो। मैं बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज हमको टीम लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, सलाइन लगती है, डॉक्टर्स लगते हैं, आजू बाजू लगते हैं, मॉनिटर लगता है, ईसीजी लगता है, बहुत सारे मसलात रहे। तो मैं अपने अम्मी को भी मैं घर पे अटैक के सामने मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आप जहाँ मुनासिब हो वहाँ एडमिट हो जाए। अटैक के बारे में ऐसा मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा अगर इंजन फेल हो जाए, सारा खेल हार्ट के इंजन के ऊपर है। उसको सप्लाई करने वाली नस बंद हुई तो उसको जिस तरह से भी खोला जाए, आइदर दवाई के माध्यम से, खून पतला करने का इंजेक्शन के माध्यम से, या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी अगर डॉक्टर बोलता है तो। मुझे पता है ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है क्योंकि इसके लिए मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट और वायर और बलून, बट ये आपका लाइफ बचा सकता है, ये आपके इंजन को सेव कर सकता है। जहाँ पर भी मुनासिब हो अपनी आर्टरी जितने जल्दी खुल जाए, अगर बंद हो गई है तो, अगर बंद नहीं है 90% है तो आप दवाई पे खींच सकते हो। फिर आप बोल सकते हो डॉक्टर साहब कुछ कुछ दवाखाने में बोला जाता है कि आपको इमरजेंसी करना पड़ेगा, आप नहीं बच पाओगे। मैं सिंपल बताता हूँ, पेशेंट को दर्द है, आर्टरी 100% बंद है तो करना चाहिए। दर्द नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, सिर्फ चलने पे है, और आर्टरी फ्लोइंग है तो आप रुक सकते हैं। आप 4 ओपिनियन लो, आप सीढ़ी मिलेगी, आप मशवरा कर लो, आप कर सकते हैं टाइम से। लेकिन जब 100% बंद हुई तो आपके पास टाइम नहीं है। अब सवाल आता है कि हम सोसाइटी में देखते हैं सडनली कोई कोलैप्स हुआ। कोई भी पेशेंट सडनली कोलैप्स होने के 2 मेन रीज़न है, ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंचना और हार्ट स्टॉप हो जाना। हम सोसाइटी में देखते हैं कि सडनली कोई ऐसा गिर जाता है या फिर मार्केट में गिर जाता है। अभी मैं सीपीआर के बारे में बोल रहा हूँ। सडनली कोई गिर जाए तो उसके 2 मेन रीज़न है, ब्रेन और हार्ट। तो जो भी गिरा उसको सबसे पहले जितना जोर से चिमटी ले सको ले लो। आपको समझ में आ जाएगा ये ब्रेन का प्रॉब्लम है। तुरंत में 2 सेकंड में जोर से चिमटी। हम लोग क्या करते हैं, नक्कल ऐसा बोन के ऊपर प्रेस करते हैं, सीवियर पेन होता है, पेशेंट उड़ जाता है, तो हमको समझ आता है ये ब्रेन का प्रॉब्लम है। नहीं उठा, वो हार्ट है। सीधा आपको नाड़ी देखना है और सीपीआर चालू करना है। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इससे कई जानें बच रही है। अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, ये आज मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ वो लोग 10 साल 15 साल पहले बता चुके। अभी मुंबई में हमारे सारे टीचर्स और सीनियर ये सिखा रहे हैं पुलिस वालों को। मैंने भी पुलिस स्टेशन में 3-4 लेक्चर लिए और इधर उधर बता रहा हूँ। मस्जिद में बोलने का मौका कम मिलता है, मैं जबलपुर और सिवनी में बताता हूँ। आज शकील साहब की वजह से मुझको यहाँ मौका मिला। तो सीपीआर मतलब कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव लेटा है, आपने उसको सीवियर पेन दिया, वो उड़ गया, न्यूरोलॉजिकली आपका काम खत्म, बढ़िया। जनरली यंग लड़कियों में ऐसा होता है। तो आप उसको चिमटी ले सकते हैं, पैर में नाखून मोड़ सकते हैं, जिससे परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं, लेकिन ऐसा दर्द जिसमें उड़ जाए। ब्रेन नहीं है तो सीधा हार्ट है, नाड़ी देखो और सीपीआर चालू करो। सीपीआर मतलब पेशेंट लेटा है, यहाँ पे हार्ट होता है, ये एक बोन है, ये बोन यहाँ खत्म हो जाती है, इसके बाद फिर पेट चालू होता है। तो बोन खत्म होने के पहले का जो पार्ट है यहाँ पे, बस ये 2 हाथ रखना है और सीधा उसको पंप करना है। फास्ट पंप करना चालू है। आपने मोबाइल में देखा होगा, अभी यूट्यूब है, मेरे को वीडियो करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आप यूट्यूब में सीपीआर डालो, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। सीधा उसको चालू करना है। ऑक्सीजन देना वो मुंह से, वो बात की बात है। पहले तो उसका हार्ट चालू करेंगे, जैसे ही हार्ट चालू हो थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा, वो खांसी करेगा, उठेगा, बट आपको वो चालू रखना है। कब तक? जब तक कोई और टीम नहीं आती। कोई टीम मतलब 2-4 लोग समझदार आ गए, कोई उसमें से कोई पैरामेडिक, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, वो आपको बोलेगा हाँ ठीक है मैं टेक ओवर करता हूँ। तो ये सभी ने अटेम्प्ट करना चाहिए। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हुआ वो तब। मैंने ब्लड प्रेशर बताया, डायबिटीज़ बताया, हार्ट के बारे में बताया, अटैक को कैसे डील करें बताया, पेशेंट को शिफ्ट जितना जल्दी कर सके, सॉर्बिट्रेट नाम की गोली, डिस्प्रिन, सीपीआर। अभी बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ये बात चलती है कि हार्ट का स्टेंट लगना और बाईपास होना इससे पेशेंट कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं होता। कमजोरी आपके हार्ट अटैक आने के वजह से, आपका पंप कमज़ोर होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर इंजन कम हो गया है तो आपको कमजोरी आना है। आप प्लास्टिक कराओ नहीं कराओ, बाईपास कराओ नहीं कराओ, आपका पंप कमज़ोर होना है। बट अमेरिकन सोसाइटी में ये देखा गया है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है हार्ट को मजबूत करा के। जब अटैक आने के पहले अगर आपने बाईपास या एंजियोप्लास्टी, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फियर है कि सर प्लास्टिक करने से वीकनेस हो जाती है, बाईपास करने से वीकनेस होती है। कुछ लोग हमको पूछते हैं कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, काढ़ा, ये सब, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा 15 साल का जो तजुर्बा है हार्ट के बनिस्बत, मैं पेशेंट को यही बोलता हूँ जो भी दे रहे हैं लो, आपका विश्वास है आप लो, उसको रिकन्फर्म कराओ, चेक कराओ। जैसे कि डायबिटीज़ की गोली खा रहे हो, खाओ, लेकिन कुछ तो टेस्ट करा के कंफर्म करो कि वो आराम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जब तक आप कंफर्म नहीं कराओगे आप पता कैसे चलेगा।
आप सिर्फ हवा भराते जा रहे हो, पंचर है, आप पता ही नहीं चल रहा, हवा भरा रहे हो, चला रहे हो। आपको एक दिन उसको खोल के, उसको डुबा के, कहाँ लीक है उसको थिगल लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सेटिस्फाई होगी हाँ ये ठीक है। क्योंकि आपको फैमिली को बिठा के कहीं बाहर गाँव ले जाना है, वो गाड़ी से नहीं जा सकोगे। सेम आपकी बॉडी है, हम हमारे बॉडी से काम तो लेते लेकिन बॉडी पे काम कभी नहीं करते। ये बहुत हार्ड फैक्ट है, मैं बताऊंगा। सुबह आदमी उठता है, वॉशरूम जाता है, टेबल पे बैठता है, नाश्ता करता है, पेपर पढ़ता है, टीवी पढ़ता है, फिर ऑफिस जाता है, वहाँ 4-6 घंटा बैठता है, नाश्ते में दोस्तों के साथ खाना खाता है, फिर आता है, फिर सोफे में बैठता है, फिर कार में या टू व्हीलर के सीट पे बैठता है। कितना आदमी चला? 1 किलोमीटर भी नहीं चलता है। खुदा ने हमको पैर क्यों दिए? चलने के लिए। चेयर हमने बनाई है, हमने मुसीबत ली है हमारे लिए। तो चेयर सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। मैं आईटी लोगों के लेक्चर लेता हूँ, वहाँ पर बोलता हूँ कि बॉस इनकी चेयर हटा दो, इनका जो कंप्यूटर का टेबल है यहाँ कर लो। उनको 2 सलाह देता हूँ कि खड़े खड़े काम करो, चेयर दो, पैर दुखे तो बैठ जाओ, लेकिन फिर भी जितना हो सके खड़े, और पानी भरपूर पियो, ताकि आप पेशाब के लिए उतना तो चलोगे। तो हमने हमारी ज़िंदगी में कुछ तो एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट पैरों से चलना तो चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा। बट फिर भी हमारी सोसाइटी नहीं करती है। हमारे ग्राउंड भी वीरान है, हमारी मस्जिदें भी वीरान है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम हमारे पैरों से काम नहीं लेते। क्योंकि आप जो खा रहे हो, मेरे को बताओ, शरीर को लगने वाली 2 चीज़ें हैं, ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। इससे हमारी ज़िंदगी चलती है। तो ग्लूकोज हमको खाने से मिलता है और ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलता है। तो ग्लूकोज जो भी हम खा रहे हैं वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में जा रहा है, चाहे आप बिरयानी खाओ, चाहे गोश्त खाओ, या जो भी कुछ खाओ। तो ये ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो रहा है उसको मेटाबोलाइज करना है आपको। आप एक फैक्ट्री में सिर्फ माल भर रहे हो और बनाते जा रहे हो, आप उसको खर्च ही नहीं कर रहे हो, कहीं डिस्पोज ही नहीं कर रहे हो। तो ये सीधा उसी का नतीजा रहेगा। और अगर पेट फूल रहा है, ये चर्बी जम रही है, तो हार्ट में भी आएगी, सब जगह आएगी। तो आपको पैदल चलना ही चाहिए 30 से 60 मिनट। तंबाकू का सेवन हमको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है, इसको जितना कम कर सके बंद करे तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि रिवर्स हो जाते हैं चेंजेस। हार्ट अटैक का मेन कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तो है ही, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तीसरा तंबाकू, चौथा स्ट्रेस। अभी यंग हार्ट अटैक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पीछे उसके माँ बाप है जो रिटायर हो चुके, उसके पीछे उसके बच्चे हैं जो अभी उतने सक्षम नहीं हुए कि वो काम पे जा सके। मैं बता रहा हूँ, अगर यंग हार्ट अटैक, जिसको हम 30 से 45 के बीच में बोलते हैं, ये अगर निपट जाए तो उसके माँ बाप बेचारे और बच्चे जो अभी सक्षम, वो घर पूरा टूटता है। क्योंकि हम लोग जनरली लाइफ इंश्योरेंस नहीं करते, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, तो वो घर बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो हमें इस यंग हार्ट अटैक को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसको प्रिवेंट करना है। स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि यंग क्राउड से मिलेंगे तो ज़्यादा दिमागी टेंशन, पैसे का टेंशन, लोन का टेंशन, तो दुनिया भर का टेंशन। मैं समझता हूँ कि टाइम हो गया है। तो यंग हार्ट अटैक्स पे हमको खास तौर पे ध्यान देना है। फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे घर में किसी को हार्ट की है तो उन लोगों ने एक्स्ट्रा जांच कराए। मैं 2 जांच बोल रहा हूँ, आइदर ट्रेडमिल टेस्ट या इको इसलिए हमारा पंपिंग समझ में आता है, और ट्रेडमिल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ECG लगा के आपको दौड़ाया जाता है। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब दौड़ोगे तो वो हार्ट दर्द करेगा, अगर दर्द करेगा या दम लगेगा, बट ECG में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। TMT यानी कि रेस्ट पे आपका 60-70 के हार्ट रेट में आपने ECG निकाल लिया, उसमें नहीं समझता। लेकिन जब आप ट्रेडमिल कराते हो, आप दौड़ते हो खुद, तो आपका दिल 160-170 के स्पीड में चलता है, उसमें ECG निकाला जाता है। तो इसमें अगर ECG में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको ब्लॉकेजेस होने के चांसेस हैं। मैं नहीं बोलूँगा 100% या ऐसा, लेकिन एक 70 to 80% स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से रफली पता चलता है। तो वो एक अच्छी टेस्ट है। हम स्पेशली सजेस्ट करते हैं जिसके घर में माँ बाप को अटैक आया, या चचा चाचा जिनके जीन्स डायरेक्ट रिलेटेड है, उन्होंने करना चाहिए। साल में एक बार, ऐसा अमेरिकन बोलता है, हम बोलते हैं ज़िंदगी में एक बार तो करा लो, और अगर पॉजिटिव आए तो सोचो, नहीं तो फिर रुक जाओ, दवाई लो।